Violence likes me. I can't avoid. केजीएफ साउथ की फेमस फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 14 अप्रैल को थिएटर में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में साउथ एक्टर यश और श्रीनिधि के साथ बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त और रवीना टंडन भी हैं। केजीएफ की सच्ची कहानी सोचने के जिस खदान पर बनाई गई है, इसका इतिहास 121 वर्ष पुराना है। केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स एक वक्त पर भारत की सबसे बड़ी सोने की खदान हुआ करती थी। इसके अंदर से 900 टन से भी ज्यादा सोना निकाला जा चुका था। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का 95% से ज्यादा सोना इस अकेले खदान से ही निकाला जाता था और तब भारत को दूसरे देशों से सोना को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। साल 2018 में पहले इस खदान के बारे में जानना तो दूर, लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना था, लेकिन 2018 में आई कन्नड़ फिल्म केजीएफ की वजह से लोगों ने इस खदान के बारे में सुना। केजीएफ कहाँ है? केजीएफ कर्नाटक में आने वाला एक खनन क्षेत्र है जो कि कोलार शहर से 30 किलोमीटर दूर और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर आज 2,60,000 की लोगों की आबादी रहती है। और वहां पर वही सभी भाई लोग हैं जिनके पूर्वज दशकों पहले सोने की खदान में काम करते थे। बताया जाता है कि इस खदान में सोने की खोज किंगडम ऑफ मैसूर के समय से शुरू हुआ है, लेकिन तब टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि काम को बड़े स्तर पर अंजाम दिया जा सके। और सही मायनों में देखें तो बड़े बड़े स्तर पर से इस खदान में से सोना निकालने का काम ब्रिटिश राज के समय से ही शुरू हुआ था। पहली बार इसकी खुदाई किसने की थी? आइए जानते हैं केजीएफ को पहली बार किसने ढूंढा था। भारत में ब्रिटिश राज से पहले भी इस जगह से सोना निकलने की खबरें छपती रहती थी और यहाँ रहने वाले लोग अक्सर ये दावा करते थे कि यहाँ का जमीन के नीचे सोना मौजूद है। पर भारत में ब्रिटिश राज के आने के बाद से सन 1871 में माइकल लेबल नाम के एक रिटायर फौजी को यहाँ सोना होने की खबर पता चला और इस खबर को जानने के बाद माइकल के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों न इस जगह पर गोल्ड माइनिंग की जाए। मगर इसी सोच के साथ माइकल कुछ सालों तक खुदाई कराई जिसमें यहाँ सोना मिल गया। इसके बाद साल 1875 में उन्होंने माइनिंग करने के लिए सरकार की परमिशन भी मिल गई। अब क्योंकि कोलार गोल्ड फील्ड्स एक बहुत बड़ा माइनिंग रीजन था और माइकल के पास इतना सारे पैसे नहीं थे कि वह अकेले अपने दम पर इतने बड़े माइनिंग ऑपरेशन को अंजाम दे सके, इसीलिए उन्होंने इस काम के लिए इन्वेस्टर ढूंढना शुरू कर दिया और इस तरह से केजीएफ को माइनिंग का काम जॉन टेलर एंड सोन्स के एक नाम के एक ब्रिटिश कंपनी के हाथ में चला गया। उन्होंने साल 1880 में माइनिंग को अपने अंडर में ले लिया और इस कंपनी के आते ही इस माइनिंग का काम बड़े स्तर पर शुरू कर दिया गया। दोस्तों, बताया जाता है कि शुरुआत में यहाँ मजदूर बहुत ही खराब कंडीशन में काम करते थे क्योंकि उस समय माइनिंग के लिए मशीनों तो दूर, बिजली तक भी उपलब्ध नहीं होती थी और इसी वजह से सभी मजदूर अपने हाथों से ही काम किया करते थे। उस समय इस खदान के अंदर बहुत ही सारे हादसे भी हुआ करते थे जिनमें से एक साथ ही बहुत सारे मजदूर को अपनी जान भी गंवानी पड़ती थी। एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक 121 साल तक चलाई गई माइनिंग में लगभग 6000 मजदूर ने अपनी जान भी गंवा दी थी। अब ब्रिटिश कंपनी काम को और ज्यादा रफ्तार बढ़ाने के लिए 1890 में कंपनी ने यहाँ उस समय की आधुनिक मशीनें लगवाई। अंग्रेजों द्वारा लगाई गई ये मशीन इतना एडवांस थी कि यहाँ पर अगले 100 साल तक उन्हीं मशीनों से माइनिंग की जाती थी। हालांकि मशीन लग जाने के बाद से कंपनी को बिजली की भी जरूरत महसूस होने लगी क्योंकि खदान के अंदर बहुत ही अंधेरा हुआ करता था और बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत को अपने अंदर देश का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया, जिसे हम आज कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जिस समय दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में बिजली नहीं पहुंची थी, उस समय केजीएफ पूरी तरफ से इलेक्ट्रिक हो चुका था। इतना ही नहीं बल्कि माइनिंग मशीन को मिट्टी छानने के लिए उसमें पानी की जरूरत भी पड़ती थी और उस जरूरत को पूरा करने के लिए वेदमंगला टाउन के अंदर एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल झील भी बनाया गया था और ऐसे ही सभी जरूरत को पूरा करते साल 1902 भी आ चुका था। अब तक केजीएफ माइनिंग भारत के अकेले ही 95% से ज्यादा सोना प्रोड्यूस करने लगी थी। प्रोडक्शन के बाद से ही ऐसे शहर की काफी तरक्की भी हो गई थी। इस माइनिंग के अंदर जो भी ऑफिसर्स बड़े बड़े पदों पर काम करते थे वो अपने रहने के लिए यहाँ पर घर बनवाना शुरू कर दिए थे। इस तरह देखते ही देखते यह इलाका बड़े ही शहर में तब्दील हो गया और वहाँ पर उस समय पक्के मकान, हॉस्पिटल और क्लब जैसी बहुत सारी चीजें बन गई थी। हालांकि उस समय शहर को मिनी इंग्लैंड भी कहा जाने लगा, लेकिन ये सब सिर्फ अंग्रेजों के लिए ही था। गरीब भारतीयों की हालत अभी भी वैसी ही थी। आजादी के बाद का केजीएफ
जब जॉन टेलर एंड सॉन्स के द्वारा 1880 में शुरू किया गया माइनिंग का काम लगभग 76 सालों तक इसी तरफ चलता रहा, यहाँ तक कि देश आजाद हो जाने के 9 साल बाद तक माइनिंग का काम इसी ब्रिटिश कंपनी के हाथों में रहा। साल 1956 में राज्य सरकार इसी माइनिंग का काम अपने अंडर में ले लिया। इसके बाद साल 1872 में भारत सरकार ने BGML यानी भारत गोल्ड माइनिंग लिमिटेड नाम के एक BSE भी बनाया, जिसमें इस खदान व माइनिंग का काम को अपने कंट्रोल में ले लिया। यानी कि 1972 में माइनिंग रीजन पूरी तरफ से केंद्र सरकार के अंडर में आ गया था। हालांकि शुरुआत में यहाँ जब माइनिंग का काम शुरू हुआ तब उस समय ऊपरी सतह पर ही सोना मिल जाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये माइन गहरी होती गई और जब तक ये माइन भारत सरकार के हाथों में आई तब तक ये गहराई करीब 3 किलोमीटर तक पहुंच गई थी। इसके चलते ये उस समय की दुनिया की दूसरी सबसे गहरी माइन कहलाई जाती थी। इतनी ज्यादा गहराई में इंसानों के लिए काम करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि उस गहराई में तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी लेवल 95% तक हो गया था और यहाँ पर काम करने वाले मजदूर अक्सर मौत के शिकार हो जाते थे। और साल 1880 में शुरू हुआ ये माइनिंग का काम 121 साल लगातार चलने के बाद में ये 2001 में हमेशा के लिए सील कर दिया गया। इसके बंद होने की वजह ये भी थी कि शुरू में यहाँ खोदे जाने पर प्रति 1 टन यस्क में सोने की मात्रा 45 ग्राम के आसपास होती थी, लेकिन 1990 के बाद ये मात्रा सिर्फ 3 ग्राम प्रति टन ही रह गई थी, जिससे कंपनी को काफी नुकसान हो रहा था। और उन 121 साल में गोल्ड माइनिंग से लगभग 900 टन सोना निकाला जा चुका था। अब बहुत से भाई लोग ये भी बोलते हैं कि KGF ने यश की कहानी थंगम नाम के एक गैंगस्टर से मिलती है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक थंगम को चंदन तस्करी वीरप्पन के बाद इसे दूसरे नंबर पर जाना जाता है और वो वीरप्पन जूनियर के रूप में जाना जाता था। KGF पार्ट 1 में थंगम और यश की समानता काफी हद तक काल्पनिक है। उदाहरण के लिए फिल्म में रॉकी अपनी मां से प्रेरित है और इस तरह थंगम के जीवन में पोली या पोलिना नामक एक मशहूर इंसान थी। बल्कि इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत भैया ने इसे रियल मानने से इनकार कर दिया है। बाकी इसे पूरी तरफ से रियल स्टोरी कहना सही है या नहीं, ये हमें आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि प्रजापति नॉलेज हिंदी की टीम हर समय आपको नई वीडियो देती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।